Hello and good morning everyone. I welcome you all at Aduva's News Analysis. Today is 7th of March 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Aduva's News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना. नाउ एज यू कैन सी इन फ्रंट पेज ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी हो. यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट आर्टिकल इज 2022 winter air in NCR cleanest in 5 years but still toxic says CSE रिपोर्ट. यहाँ पे CSE की रिपोर्ट आई है. CSE क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट. ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मेनली किसके लिए काम करती है? जो इंडिया में जितने भी इन्वायरमेंटल यहाँ पे प्रॉब्लम होती हैं तो उस बेसिस पे ये यहाँ पे वर्क करती है. तो ये CSE ने यहाँ पे क्या किया, एक रिपोर्ट निकाली है. इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि हम अगर 2022 का विंटर देखते हैं NCR का, तो अब तक का मतलब हम वहाँ की एयर क्वालिटी अगर हम देखें तो इन अ 5 years इट वॉज द क्लीनेस्ट एयर क्वालिटी इन द NCR, है ना. NCR में 5 सालों में अगर अभी वो एयर जो है वो टॉक्सिक है, हम ये नहीं कह रहे कि इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, अभी भी एयर टॉक्सिक है, बट इन अ 5 years अब तक की ये क्या है, क्लीनेस्ट एयर हमने यहाँ पे क्या करी है, डिटेक्ट करी है. ओके, तो देखिए इसमें यही कहा कि द विंटर of 2022 was Delhi's cleanest in last 5 years though its air remains toxic. एयर अभी भी टॉक्सिक है, बट यहाँ पर क्या है, हम अगर 5 years से यहाँ पे कंपेयर करें, लास्ट के 5 years से एयर क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो 2022 में हमें यहाँ पर अब तक की क्लीनेस्ट एयर क्वालिटी मिली है. अब इसके रीजंस यहाँ पे क्या बताए गए हैं कि रीजन है कि द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी वॉर फेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन एज वेल एज रिडक्शन इन पॉल्यूशन फ्रॉम फार्म फाइबर. तो जो हमारे फार्म फाइबर्स है, इंडस्ट्रीज वगैरह और फाइबर्स वगैरह, वहाँ पे हमने क्या किया, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया, उसका रिडक्शन किया, और एक फेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे क्या हुई, जिसके कारण हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो हमारी एयर क्वालिटी थी उसमें हमें थोड़ी सी मतलब कि आप कह सकते हैं कि उसमें हमें चेंजेस दिखाई दिए. मेट्रोलॉजिकल मतलब कि फेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन की बात अगर हम करें तो देखिए इसमें क्या हुआ कि जैसे जब विंटर स्टार्ट होने वाला था तो उससे 10 दिन पहले ही यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, है ना. तो बारिश होने के कारण क्या हुआ, पानी ने जो कह सकते हैं जो गैसेस थी उसको यहाँ पे दबा दिया, जिसके कारण हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो क्लीन एयर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली. ठीक है, अब देखिए इसमें ये भी कहा जा रहा है कि द CSE रिपोर्ट सेज देयर वर 10 days ऑफ सीवियर एंड सीवियर प्लस एयर क्वालिटी एंड 4-day लॉन्ग स्मोक एपिसोड ड्यूरिंग द विंटर. अब यहाँ पे इस रिपोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ पे हमने 10 days यहाँ पे हमने पूरा जो रिपोर्ट तैयार करी, जब हमने इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 days हमने यहाँ पे क्या मिले, 10 days में यहाँ पे हमें सीवियर और सीवियर प्लस एयर क्वालिटी दिखाई दी. मतलब कि जिस दिन बहुत ही ज़्यादा एयर खराब हो और सीवियर प्लस मतलब उससे भी ज़्यादा क्या हो, एयर क्वालिटी खराब हो. तो ऐसे हमने यहाँ पे 10 days मिले और 4-day लॉन्ग स्मोक एपिसोड, और मतलब कि एक दिन हमें ऐसा मिला जिस दिन बहुत ही ज़्यादा क्या था, स्मोक हमें यहाँ पे देखना पड़ा. ठीक है, अगर हम 20 की बात करते हैं तो ऐसी जो कंडीशन थी सीवियर और सीवियर प्लस की, तो उसमें हमें 24 days देखने को मिले थे 21 में और 23 days इन 2020 में. ओके, 2019 में अगर हम बात करें तो हमें 25 days इस तरीके के सीवियर एंड सीवियर प्लस देखने को मिले थे और 2018 में 33 days. ओके, मतलब ये बताया जा रहा है कि जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी किसकी, सीवियर एंड सीवियर प्लस एयर क्वालिटी की, तो 2022 में हमें कितने डेज देखने को मिले, 10 days. ओके, अगर हम बात करते हैं 2018 की, 18 में हमें यहाँ पे 13 days देखने को मिले. 2019 की अगर बात करें तो यहाँ पे 25 days. 20 में अगर हम देखें तो 20 में हमें यहाँ पे 23 days देखने को मिले एंड 2021 में हमें यहाँ पे 24 days देखने को मिले और 2022 की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे 10 days देखने को मिले. तो मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि 5 सालों में हम अगर कंपेयर करें तो हमारी जो एयर क्वालिटी, NCR की एयर क्वालिटी अब तक की जो थी वो क्लीनेस्ट थी, है ना. वो टॉक्सिक है, स्टिल टॉक्सिक, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा उसमें क्लीनेस दिखाई दिया. और इसके रीजंस ये बताए गए कि जो इंडस्ट्रीज, फार्म इंडस्ट्रीज थे, वहाँ पे हमने क्या किया, पॉल्यूशन को कम किया, जो फायर वगैरह की जाती थी उसको यहाँ पे कम करवाया, और कुछ फेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस के कारण हमें ये चीज़ देखने को मिली. ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, देखिए एयर क्वालिटी यहाँ पे इंडेक्स होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो एयर होता है उसको यहाँ पे मेजर करती है. तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था विद द आउटलाइन 1 number 1 color एंड 1 डिस्क्रिप्शन फॉर द कॉमन मैन टू जज द एयर क्वालिटी विद इन हिज विंसिटी, है ना. तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि सभी पर्सन क्या है, सेम, मतलब कि उनका जो एक कलर हो, मतलब कि वो जो डिपेक्ट करें कि एयर क्वालिटी कैसी है, सभी सेम ही उस चीज़ के बारे में बोलें.
इसको 2014 में लेकर आया गया था। अब इसमें मेजरमेंट की बात करें तो इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स को यहाँ पे मेनली रखा गया है कि जिस बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एयर क्वालिटी को मेजर करेंगे। नेमली पार्टिकुलेट मैटर PM10, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। तो ये क्या है, 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी बेसिस पर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मेजर करते हैं कि एयर क्वालिटी हमारी कैसी है ना, मतलब कि कौन सा अमाउंट कितना ज्यादा है हमारे एयर में, उस बेसिस पर यहाँ पर एयर क्वालिटी को यहाँ पे मेजर किया जाता है। अब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यहाँ पे 6 कैटेगरीज हैं एयर क्वालिटीज के। कौन कौन से? गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। ओके, तो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय CPCB इन द कंसल्टेशन विद IIT कानपुर एंड एन एक्सपर्ट ग्रुप कंप्राइजिंग मेडिकल एंड एयर क्वालिटी प्रोफेशनल्स। अब देखिए इसमें क्या है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हम देखते हैं 0 to 50 होता है तो इसको हमने गुड माना, 51 to 100 है तो ये सेटिस्फैक्ट्री है, 101 to 200 है तो मॉडरेट है, 201 to 300 पुअर, 301 to 400 वेरी पुअर एंड 401 to 500 इज सीवियर। तो मतलब हमें 2022 में कितने मतलब सीवियर और सीवियर यहाँ पे प्लस भी आ चुका है, तो आप यहाँ पे सीवियर प्लस भी कर सकते हैं। तो इसमें कितना होगा, 501 से ज़्यादा होगा जो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो हमारी क्वालिटी है उसके हिसाब से देखें। तो हमें 2020 में ऐसे हमें 10 डेज फेस करने पड़े जिसमें हमारी जो एयर क्वालिटी थी वो कैसी थी, सीवियर और सीवियर प्लस थी। ओके, अब सेंटर फॉर साइंस क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये दिल्ली बेस्ड है, ये 1980 में स्टैब्लिश इसको किया गया था। इनका मेन वर्क क्या है, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इश्यूज इन इंडिया, जितने भी यहाँ पे क्या है इंडिया में इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट इश्यूज हैं उसको लेकर यहाँ पे क्या करती है, इसका थिंक टैंक का काम करती है। पुअर प्लानिंग, क्लाइमेट शिफ्ट्स, डिवास्टेटिंग इंडियाज सुंदरबंस एंड एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंजेस एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, है ना। तो मतलब कि गवर्नमेंट मतलब क्या पॉलिसीज लेकर आ रही है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसका मतलब कि बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उसका भी क्या हो, बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो। और अगर कोई पॉलिसी ऐसी आ रही है जिसमें हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि खतरा हो, डेंजर हो, तो उसमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए उसको यहाँ पे क्या करती है, एडवोकेट करती है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, द एंटी डिफेक्शन लॉ इज फेसिंग कन्वल्जन्स। अब यहाँ पर देखिए मेनली इस आर्टिकल में किसके बारे में बात की गई, आप सभी को पता है महाराष्ट्र में ये जो केस चल रहा है ना, शिवसेना जो पार्टी को लेकर यहाँ पे केस चल रहा है, ये जो पूरा मामला कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन पूरा चल रहा है। बट देखिए इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब जो हमारा, अब देखिए आपके लिए यहाँ पे एक हॉट टॉपिक बन चुका है ना, अब इससे हमारे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। तो हमें यहाँ पे इसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना। पहले हम इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव उससे देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की जब भी हम बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे 10th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 10th शेड्यूल कब आया था, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए The 10th schedule of Indian Constitutional popularly refer as anti-defection law। जो इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10th स्केड्यूल है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यहाँ पर 10th स्केड्यूल और ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था। ठीक है, इसको कब ऐड किया गया था, 52nd अमेंडमेंट, है ना, 52nd अमेंडमेंट 1985 यहाँ पर लाया गया था, जिसके तहत इसको यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। यहाँ पर डिफेक्शन का मतलब क्या है इसको हम पहले समझते हैं। तो इसमें डिफेक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया गया, टू अबेंडन अ पोजीशन और एसोसिएशन ऑफ एन टू ज्वाइन एन अपोजिंग ग्रुप। यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया में क्या है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम में यहाँ पे बहुत सारी पार्टी एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है, यहाँ पर कुछ 100 मेंबर्स हैं और यहाँ भी फॉर एग्जाम्पल 90 मेंबर्स हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, नहीं आप मान लीजिए यहाँ पे भी 100 मेंबर्स हैं। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल ये पार्टी जीत गई है और ये पार्टी जीत गई है और इसके यहाँ पर कुछ मेंबर्स ने ऐसा किया कि ये जो बी पार्टी है तो इन पार्टी के कुछ मेंबर्स को यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह देकर उन्होंने क्या कर लिया, इनको कुछ पार्टी उन्होंने उसको अपनी पार्टी में बुला लिया और ज्वाइन कर लिया। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब कोई पार्टी का मेंबर, कोई MP और MLA है ना, जो जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं और इलेक्शन होने के बाद मतलब जब गवर्नमेंट बन गई, इलेक्शन होने के बाद वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जब जाते हैं तो वहां पे उस कंडीशन में उनको क्या कर दिया जाता है, उनको अबेंडन कर दिया जाता है और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो डिफेक्शन का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं धोखा देना।
है ना, कि आप अपनी पार्टी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे धोखा दे रहे हैं और दूसरी जो अपोजिंग पार्टी है वहां पर जाकर आप उस ग्रुप में जाकर वहां पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डिफेक्शन को इसी के चलते यहाँ पे स्पीकर क्या कर सकता है, अगर कोई भी एमपी एमएलए ऐसा करता है तो स्पीकर के पास ये राइट है, स्पीकर ये करता है कि वो क्या कर सकते हैं, उस एमपी और एमएलए को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड टू इंश्योर दैट पार्टी मेंबर डज नॉट वायलेट द मैंडेट ऑफ द पार्टी एंड इन केस ही डज सो ही विल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो इसमें यही कह रहे हैं कि पार्टी का जो एक मैंडेट होता है उसको ये पार्टी मेंबर उसको वॉलेट ना करें। अगर ही डज सो तो वो क्या कर सकते हैं, जो उनकी मेंबरशिप है हाउस की उसको वो लूज कर सकते हैं। ओके, ये पार्टी मतलब कि ये हर जगह अप्लाई है, हमारे पार्लियामेंट में भी, ठीक है, जो हमारा लोकसभा एंड राज्यसभा है एंड जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं, दोनों प्लेसेस पे ये क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ एम्स टू प्रिवेंट एमपीज फ्रॉम स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टीज फॉर एनी पर्सनल मोटिव्स। यहाँ पे ये क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ का मेन एम यही है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एमपीज को प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली, जैसे बहुत बार ऐसा हुआ हमें देखने को मिला है कि 1980s में टाइम में इंडिया में यहाँ पे जो एमपी से वो पॉलिटिकल पार्टीज को स्विच कर रहे थे, जिसके कारण जो हमारी गवर्नमेंट थी वो बार बार यहाँ पर क्या हो रही थी, गिर रही थी, और जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए है ना उसको हम यहाँ पे इंश्योर नहीं कर पा रहे थे, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी के यहाँ पे इंश्योर नहीं कर पा रहे थे। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। इन दैट ग्राउंड यहाँ पे जो स्पीकर है, पर्सन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनको यहाँ पर क्या करता है, डिस्क्वालीफाई करता है। तो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, पहले डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे रिजाइन करता है, जैसे कि इलेक्शन हो गए, ठीक है, इफ एन इलेक्टेड मेंबर गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इलेक्टेड मेंबर है, वो किसी पार्टी से इलेक्शन हो चुका है, वो इलेक्ट हो चुके हैं और वो वॉलंटरी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी से, तो यहाँ पर उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कंट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड, यहाँ पे व्हिप की बात कही गई है। व्हिप की बात कही गई इन द सेंस कि मतलब कि पार्टी क्या करती है, यहाँ पर व्हिप जारी करती है, व्हिप यहाँ पे जारी करती है। तो अगर कोई भी यहाँ पर पार्टी का मेंबर यहाँ पे एब्सटेंड करता है वोटिंग से, जैसे कोई यहाँ पे बिल लेकर आया गया, ठीक है, अब यहाँ पे पार्टी मेंबर ने यहाँ पे व्हिप जारी कर दी, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर अपने जो कंसेंट है उसको यहाँ पे बिल को यहाँ पे पास वोट देना होगा, है ना, पॉजिटिव यहाँ पे आपको वोट देना होगा, यस में आपको वोट देना होगा, ये व्हिप होता है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टी मेंबर डिनाई कर देता है और वोटिंग से एब्सटेंड कर देता है तो इन दैट कंडीशन उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इफ एनी मेंबर हु इज इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड ज्वाइन एनी पार्टी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ थर्ड कंडीशन इसमें क्या है, ये हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी वेब वाली, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारी, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल यहाँ पर इलेक्ट होकर आया है ना, वो किसी भी मतलब कि पार्टी में अभी नहीं है ज्वाइन, किसी भी पार्टी से नहीं है, बट वो क्या है, इलेक्शन मतलब कि हो गया है, इलेक्शन होने के बाद वो इलेक्शन जीत भी गया है, इलेक्शन जीतने के बाद फिर वो क्या करता है, किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो इन दैट कंडीशन उसकी जो मेंबरशिप है उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एंड ऑफ द 6 months। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है वो क्या करता है, 6 months बाद, यहाँ पर 6 month हो जाते हैं और उसके बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में यहाँ पे उसको ज्वाइन करता है, या फिर फॉर एग्जांपल वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते थे। ये मेनली कहाँ होता है, राज्यसभा में होता है कि कोई इंडिविजुअल है यहाँ पर, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, बट आफ्टर 6 months वो क्या करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो इन दैट कंडीशन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। ओके, चेयरमैन ऑफ द हाउस और हिज डिसीजन इज फाइनल। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो चेयरमैन और स्पीकर होते हैं, है ना, इन कंडीशन में यहाँ पर चेयरमैन और स्पीकर के जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं। ऑल प्रोसीडिंग्स इन द रिलेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द स्केड्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट एज इन केस। अब ये जितनी भी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती हैं डिस्क्वालिफिकेशन की इस स्केड्यूल के अंदर, उसकी सारी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, पार्लियामेंट में, या फिर हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहां पर इसका पूरा जो प्रोसीडिंग्स होती है वो देखी जाती है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या क्या ग्राउंड्स है। हमने यहाँ पे ग्राउंड्स की बात कर ली, ठीक है। पहला क्या, अगर वो वॉलंटरी यहाँ पे अपनी पार्टी से क्या करते हैं, गिव अप करते हैं। दूसरा, अगर वो व्हिप को यहाँ पे नहीं मानते हैं, उसको वोटिंग से एब्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर कोई पर्सन इंडिपेंडेंटली यहाँ पे इलेक्ट होकर आया है और इलेक्शन के बाद वो क्या कर रहा है, इलेक्शन जीतने के बाद, इलेक्शन वॉन होने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली यहाँ पे क्या किया है, इलेक्शन को लड़ा है और जीता है, बट आफ्टर winning the election he is joining the political party, तो in that condition he will be disqualified। okay, अगर कोई nominated member
यहाँ पे आफ्टर 6 मंथ्स, एंड ऑफ दिस 6 मंथ्स यहाँ पे क्या करता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, देन इन दैट कंडीशन ही विल बी डिस्क्वालीफाई। ओके, अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हम एंटी डिफेक्शन लॉ में देख लेते हैं। क्या है कि इन द सिचुएशन वेयर 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ द पार्टी डिसाइडेड टू मर्ज इनटू अनदर पार्टी, नीदर द मेंबर हु डिसाइड टू ज्वाइन नॉर द वंस हु स्टे विद द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी विल फेस डिस्क्वालिफिकेशन। तो अब यहाँ पे क्या है कि देखिए एक्सेप्शन की बात करें कि कब मतलब कि मेंबर्स को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पर बी पॉलिटिकल पार्टी है। अब इस ए पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 जो मेंबर्स हैं, है ना, 2/3 जो मेंबर हैं वो क्या करना चाहते हैं, एक साथ मिलकर, है ना, यहाँ पर एक साथ वो क्या कर रहे हैं, ये जो बी पॉलिटिकल पार्टी है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इन दैट कंडीशन दे विल बी नॉट डिस्क्वालीफाई, है ना, उस कंडीशन में उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। एनी पर्सन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन और स्पीकर कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रीजॉइन द पार्टी इफ ही डिमेट्स दैट पोस्ट। अब ऐसा यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है कि अब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अगर कोई पर्सन, जैसे कि ये पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे पर्सन को स्पीकर और चेयरमैन एज अ चेयरमैन उसको यहाँ पर इलेक्ट किया गया। अब जब उनको यहाँ पे इलेक्ट कर दिया गया तो यहाँ पे स्पीकर और चेयरमैन के पास यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हैं एक राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, जिस भी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं तो उसको वो रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो खुद ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिजाइन कर सकते हैं। और फिर अगर कुछ दिनों बाद जब उनकी ये पोस्ट हट जाती है, जैसे कि वो स्पीकर थे पहले, अब वो स्पीकर नहीं रहे, तो वो फिर क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टी को यहाँ पे रीज्वाइन कर सकते हैं। तो इन दैट कंडीशन उनको भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अर्लियर लॉ अलॉटेड पार्टीज टू बी स्प्लिट बट एट प्रेजेंट देयर हैज बीन आउटलेटेड। पहले यहाँ पे क्या था कि जो पार्टीज था उसको स्प्लिट करने की बात की थी, मतलब कि पार्टीज क्या है, जैसे कि यहाँ पे जो ए पार्टी है वो अपने आप में ही क्या हो सकती है, स्प्लिट हो सकती है और नई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे बना सकती है। बट अब इसको यहाँ पे क्या कर दिया, आउटलॉड कर दिया है, मतलब कि अब ये ऐसा कोई भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ओके, तो आई होप आपको एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब हमने ये सारी जो चीजें हैं प्रीलियम बेस्ड जो फैक्ट्स हैं हमने उसको यहाँ पे डिस्कस करा। अब ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में मेनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये पूरा इशू गया है, जो ये शिवसेना का जो आपने देखा था। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये आता है कि स्पीकर ने क्या किया, यहाँ पे पर्सन को जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पर थी उस टाइम पर जिस मेंबर ऑफ जो एमएलए थे उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो उस टाइम पे यहाँ पे स्पीकर नहीं थे। स्पीकर जब नहीं होते तो ये उनकी जो ड्यूटी है वो कौन परफॉर्म करता है, डिप्टी स्पीकर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, आप सभी को यहाँ पे पता है। ठीक है, अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं होते, वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे एक पैनल होता है ना, तो ये पूरा यहाँ पे चलता रहता है, ये हायरकी यहाँ पे रहती है, पैनल रहता है, वो सारे जो चीजें होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या हुआ था, स्पीकर नहीं थे और डिप्टी स्पीकर ने क्या किया था, किसी एक एमएलए को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। बट यहाँ पे जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात आई तो एमएलए ने यहाँ पे क्या कर दिया, इनका जो डिप्टी स्पीकर है इनकी यहाँ पर रिमूवल की जो प्रोसेसिंग है, रिमूवल प्रोसेस को यहाँ पर रिमूवल बिल इनका लेकर आ गए थे। अब इन दैट कंडीशन अगर किसी भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में अगर रिमूवल बिल आ जाता है तो इन दैट कंडीशन जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर होते हैं वो किसी भी पार्टी के मेंबर को, किसी भी मेंबर को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो स्पीकर हैं वो यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिसीजन लेते हैं तो क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो आपका आंसर होगा यस, है ना। जो यहाँ पर स्पीकर का ये डिस्क्वालिफिकेशन का आप कह सकते हैं जो डिसीजन होता है इसका यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होता है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड इशू इसमें ये आता है विप वाला, कि यहाँ पे क्या होता है, विप में हम मेनली ये होता है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पे विप को जारी कर दिया है ना, विप जारी कर दिया, तो इन दैट कंडीशन यू विल बी ऑब्लिग टू वोट दैट पर्टिकुलर बिल और एक्शन, है ना। मतलब जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी एक्शन लेगी और बिल में मतलब कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसको आपको वहाँ पे आपको वोट करना ही होगा यस में, ठीक है ना, उस बिल के उसमें करना होगा। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आई होप आप यू रिमेंबर, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। क्या, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम कंट्री वाइज में देखें तो हमारे पास क्या है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। यहाँ पर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और डेमोक्रेसी में क्या है, हमारे पास फ्री एंड मतलब कि फ्रीडम है, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की बात करें। बट यहाँ पे क्या है, पार्टी के अंदर ही क्या है, हमारे अंदर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी चल रही है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो मतलब पार्टी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे उसके भी कुछ राइट्स होते हैं, जो एमपीज एमएलएज हैं, है ना, उनके भी यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन उनके पास भी राइट्स हैं। बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये विप के जरिए यहाँ पर उनके ये जो राइट्स है उनको कर्टेल किया जाता है।
ठीक है, उनका यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से वॉल्यूशन होता है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे सेकंड इशू आ जाता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं आप देखिए, इसका पूरा डिबेट और डिस्कशन यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। फर्दर यहाँ पे क्या आता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड हमने सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ज़ेंटवेंडे इन द इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है, इसका मीनिंग होता है यहाँ पर क्या, टर्निंग पॉइंट। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। मेनली यहाँ पे आप इसको आंसर राइटिंग में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया और जर्मनी की जो रिलेशंस है उसमें अब एक क्या है, हमें एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है। टर्निंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एक न्यूज डिस्कस करी थी कि जो जर्मनी के यहाँ पे चांसलर है ना, 25 फरवरी को यहाँ पे जर्मनी के यहाँ पे जो चांसलर है उन्होंने इंडिया को विजिट किया था। और हमने यहाँ पे ये देखा था कि हमने यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, जैसे कि हमने यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करी थी, है ना, और जो हमने डिफेंस सिस्टम है इसको हमें डाइवर्सिफाई करना है। तो इन सारी चीजों पर जो हॉट टॉपिक्स थे हमने इन पर यहाँ पे डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम इन चीजों पर अपना ज्यादा यहाँ पे कंसल्ट करेंगे। जैसे कि हमने कॉर्पोरेशन में क्या, डिफेंस, ठीक है, ट्रेड, क्लीन एनर्जी की हमने बात करी थी, माइग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडो पैसिफिक रीजन में हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड और जो इकोनॉमिक स्फीयर है उसको यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी बात हमारी यहाँ पर हुई थी। तो देखिए इसमें मेनली हमारा जो रिलेशन है जर्मनी के साथ अगर हम देखें तो क्यों यहाँ पर हो रहा है, आप सभी को पता है जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। ठीक है, अब वर्ल्ड में कब कैसा क्राइसिस आ जाए वो हमें यहाँ पर नहीं पता। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यहाँ पे मेनली ये हुआ कि देखिए जो जर्मनी है एक तरीके से हम देख सकते हैं कि वेस्ट में है ना, और जर्मनी क्या है, वेस्ट में है। और यहाँ पर इंडिया की जो रिलेशन की अगर हम बात करें, अब जो जर्मनी है उसकी जो पॉलिसी हमेशा कैसी रही है कि हमें क्या करना है, चाइना यहाँ पे चाइना प्रो पॉलिसी रही है ना, कि हमें यहाँ पे ऐसी पॉलिसी लेकर आनी है जिसमें हम चाइना को इन्फ्लुएंस कर सकें, है ना, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उनके साथ यहाँ पे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे स्टैब्लिश हो सके। बट जर्मनी जो है इस चीज में मतलब कि हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, इस आर्टिकल में बताया गया कि हम यहाँ पे जो चाइना को जो मार्केट है उसमें यहाँ पे हम इंटरवीन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अब इंडिया के साथ मतलब हम हमारे जो रिलेशन है उसको यहाँ पर मेंटेन रखना चाहते हैं। तो देखिए इसमें ये कहा है कि इंडियन रशिया इन्वेजन हैज बीन वाटरशेड मोमेंट इन जर्मनी सिक्योरिटी पॉलिसी। अब देखिए रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण यहाँ पे जो जर्मनी है उसने अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, जर्मनी की सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसमें अब यहाँ पे चेंजेस लाने की बात की कि हमें उसको और क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसीलिए यहाँ पे जर्मनी ने क्या कहा है कि हम क्या करेंगे, जर्मनी 2% ऑफ इट्स जीडीपी किसमें इंक्लूड करेगी, मिलिट्री में। ठीक है ना, तो 2% ऑफ जीडीपी प्रोवाइड स्पेशल फंडिंग टू ब्लॉस्टर द कंट्रीज मिलिट्री। कंट्री की मिलिट्री को यहाँ पे ब्लॉस्टर करने के लिए यहाँ पे अपना वो 2% ऑफ जीडीपी यहाँ पे पूरा लगाएंगे। ओके, अब देखिए इसमें क्या है कि यूरोप इंक्रीजिंग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वैल्यू बेस्ड पार्टनरशिप विद लाइक माइंडेड कंट्रीज कैन एडवांस इंडिया जर्मन कॉपरेशन। अब यहाँ पे क्या है, यूरोप के हमें इंक्रीजिंग क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया भी देखो क्या करना चाहता है, जो अपना ट्रेड का है ना, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है हम इसमें बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, उसको डाइवर्सिफाई करना है ना। सिर्फ हमें रशिया से ही जो हमारे सबसे ज्यादा हम डिफेंस परचेस देखें तो हम किससे करते हैं, हमारा रशिया के साथ है। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है क्योंकि जो हमारी अगर हम इंटरनेशनल स्फेयर में देखें तो यहाँ पर क्या है, कब जो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जो हमारे डिफेंस कॉपरेशन है, डिफेंस पैक्ट उनको यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे जर्मनी हमारे लिए बहुत अच्छा एक तरीके से आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि prompting a deep rethink of its energy and trade dependency towards diversifying economic relation as ties with Russia and China enter uncharted water. Europe's increasing prioritization value-based partnership with like-minded countries can advance India-German cooperation. अब देखिए यहाँ पे वही बात हो रही है कि यहाँ पे क्या है, जो like-minded countries है उनके बीच में क्या होगा, cooperation increase होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, विजिट हो रही है, इंट्रा गवर्नमेंट कंसल्टेशंस हो रहे हैं। 2011 में भी यहाँ पे एक बायलिंगुअल फॉर्मेट एंगेजमेंट हुआ था जिसमें हमने बात करी थी किसमें कि हम कहाँ डिफेंस में हम कॉपरेशन करेंगे, ट्रेड, क्लीन एनर्जी, माइग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडो पैसिफिक रीजन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेनली फोकस कॉपरेशन जो हमारा है उसको एक्सपेंड करेंगे। अब G20 की यहाँ पे प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है इस टाइम पर, आप सभी को पता है। तो इसी के जरिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अवॉइड जियोपॉलिटिक हैम्परिंग कॉपरेशन इन द फोरम। यहाँ पर हम जो जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे मैटर्स है, जो हमारे कॉपरेशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हैम्पर कर रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर अवॉइड करना है।
ओके तो और किस तरीके से हम ये जो वॉर लाइक कंडीशंस है, जैसे कि डिस्कशन ऑन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स ग्लोबल रिपरकशन वर सेंटर स्टेज एज द वॉर कंटिन्यूज। अब यहाँ पर देखिए जो रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसके तहत यहाँ पर क्या है, बहुत सारे रिपरकेशन यहाँ पे वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं। अब इन फ्यूचर ये एक सेंटर स्टेज बनेगा, मतलब कि इन फ्यूचर हमें और क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बात क्या कही गई है कि इन द डिपार्चर फ्रॉम जर्मनीज प्रीवियस एशिया पॉलिसी दैट सेंटर अराउंड चाइना। अगर हम जर्मनी की प्रीवियस एशिया पॉलिसी देखें तो वो मेनली किस पर फोकस थी, मेनली किस पर सेंटर थी, चाइना पर थी, है ना। और बट यहाँ पर ये एज्यूम किया जा रहा है कि देखिए मिस्टर स्कॉवल्स फर्स्ट विजिट जापान आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस इन 2021 एंड लेटर इनवाइटेड मिस्टर मोदी फॉर 6th इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन टू बर्लिन। यहाँ पर देखिए फिर क्या हुआ कि जो जर्मनी के चांसलर थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, उनकी पहली जो पॉलिसी थी तो वो क्या थी, एशिया पॉलिसी में उनको देखें तो उसमें मेनली वो किस पे सेंटर थे, चाइना पर थे। और जो मतलब एशिया में मेनली चाइना पर सेंटर थे। बट उन्होंने जो वेरियस विजिट थे, जापान में भी यहाँ पे विजिट करी, और उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनको यहाँ पर बर्लिन में भी यहाँ पे इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन के लिए यहाँ पर उनको बुलाया गया था। तो देखिए यहाँ पे मेनली इसमें यही बात की जा रही है कि हम किस तरीके से जर्मनी यहाँ पे मेनली फोकस करना चाहता है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक की पार्टनर की तरह यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो किस तरीके से हमारे जो सप्लाई हैं, हमारी जो लिंकेजेस है एशिया और यूरोप के बीच में जो रूट लिंकेजेस है, उसको यहाँ पर जो एक ट्रेड का चेन है, सप्लाई और स्टेबिलिटी, उसको हम किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन 2021 विद द स्टॉप ओवर इन मुंबई was a demonstration of this. A recent agreement on India-Germany triangular cooperation involving development projects in the थर्ड कंट्रीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राइंगुलर कॉपरेशन हो रहा है इंडिया, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जिसमें यहाँ पर हम मेनली जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब नेक्स्ट इसमें किस में है, डिफेंस लिंक में, है ना। यहाँ पे देखिए पहला क्या आ गया आपका, कनेक्टिविटी, है ना, हम यहाँ पे कनेक्टिविटी को इंश्योर कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे डिफेंस लिंक, ओके। तो यहाँ इस मीटिंग में पूरा ये कहा गया है कि हम कितना करेंगे, जो हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाएगा। और ये जो पूरी डील हुई है इसमें कितना $5.2 बिलियन यहाँ पे पूरा वर्थ जो है जर्मनी इसको यहाँ पे ज्वाइन करेगा, और इंडिया भी इसमें क्या है, और जर्मनी यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिया में 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को यहाँ पे बिल्ड करने की बात यहाँ पर की गई है। ओके, फ्रांस इंडिया जर्मनी मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल इन स्लेटेड टेक प्लेस इन 2014। और यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी और इंडिया के बीच में क्या होगी, एक ट्राइलेटरल मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज होगी जो 2014 में यहाँ पे होगी। तो मेनली इसमें हमारा मेन फोकस ये है कि हमें क्या करना है, हमारी जो सिक्योरिटी और डिफेंस है उसमें हमें जो कोलैबोरेशन है उसको इनहेंस करना है। ओके, नेक्स्ट इसमें बात की गई है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की। ट्रेड और टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था, है ना। बट इस एग्रीमेंट में अभी कोई भी यहाँ पे आप एक तरीके से देख सकते हो, कोई भी अभी बातचीत नहीं हो रही थी, पूरी तरीके से बंद था। बट जो अभी यहाँ पे जो चांसलर ने अभी यहाँ पे 25 को यहाँ पे क्या करी है, विजिट करी है इंडिया को। तो इस विजिट में हमारा जो ये इंडिया और यू का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, इसको यहाँ पे बूस्ट करने की, इसको रीलॉन्च करने की बात कही गई है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ जो हमारे ट्रेड और टेक्नोलॉजी से उनका यहाँ पे फ्री में, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रांसफर होगा, जिससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पर्सनली एक तरीके से यूरोपियन मतलब कि वेस्ट में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कोलैबोरेशन इन क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी हैज इमर्ज एज द सेंट्रल पिलर इन द पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप में हमारा जो क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की जिसकी हम बात कर रहे हैं और क्लीन एनर्जी, तो इसके लिए यहाँ पर क्या बन चुका है, एक सेंटर पिलर बन चुका है। ठीक है, तो इसी के चलते हमने यहाँ पे ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इसमें लॉन्च किया गया है, जो कि क्या करेगा, हमें ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, हम यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं उस एरिया में यहाँ पे कॉपरेट करेगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारे आर्टिकल इससे रिलेटेड, ये चीज इस आर्टिकल से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से इंडिया और जर्मनी की जो रिलेशंस है वो हर सेक्टर में यहाँ पे हमको अच्छे नजर आते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम जैसे कि डिफेंस सेक्टर में हमने बात करी, यहाँ पे हम ट्रेड और टेक्नोलॉजी का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है उसके लिए यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे एक ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की गई है। दूसरी यहाँ पे लिंकेज को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है कि किस तरीके से एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में हम यहाँ पे लिंकेज को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा हाउ टू बिकम अ ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर।
ओके अब देखिए जो हमारा इस साल का यूनियन बजट आया है उसमें हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन एक मिशन लेकर आए हैं, है ना। आप सभी को पता है क्या नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस हाइड्रोजन मिशन में हमने इंडिया ने टोटल 19,700 करोड़ रुपीस का यहाँ पे क्या किया, बजट एलोकेट किया है। इसमें हमारा मेन फोकस क्या है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, मास लेवल पर यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है। अब ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे होगा, पहले आप इसकी प्रोसेस देख लीजिए। इसमें मेनली ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे जो H2O होता है तो इसमें H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाएगा, और ये ब्रेक डाउन कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से, है ना। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा जिसके तहत यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक किया जाएगा। सो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होगा, एमिशन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जो ग्रीन इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, बट इंडिया में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं। बट यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि हम जो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो वहां पर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होगी, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे क्लीन एनर्जी के थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, प्रोडक्शन थ्रू क्लीन एनर्जी, है ना। जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे वो कैसा करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स, है ना, सोलर पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे जो जनरेट होगी, यहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, विंड पावर प्लांट्स है। अब देखिए इंडिया को अगर हम देखें, जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड है। तो देखिए विद अबेंडेंट सनशाइन एंड सिग्निफिकेंट विंड एनर्जी रिसोर्सेज, इंडिया इज जियोग्राफिकली ब्लेस्ड टू बिकम वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। हम यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा एक जो हमारी लोकेशन है इंडिया की, वर्ल्ड में हम लोकेशन अगर इंडिया की देखें तो उसके तहत हमारे पास क्या है, बहुत ही अबेंडेंट अमाउंट में क्या है, सनलाइट है और विंड है। ठीक है, हम इनका यूज, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है इनका यूज करके हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये सारी चीजें आगे। अब इसमें हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या हैं, हमने यहाँ पे बात कर ली कि हम यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए हमारा यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी आया गया, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट ने 19,700 करोड़ रुपीस यहाँ पर क्या किए हैं, एलोकेट किए हैं। ठीक है, अब चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है कि पहला चैलेंज है, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मास लेवल पर हाइड्रोजन का यहाँ पे प्रोडक्शन करना। दूसरा, प्रोडक्शन थ्रू क्लीन एनर्जी, प्रोडक्शन जो हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो प्रोडक्शन थ्रू क्लीन एनर्जी। तीसरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, है ना, क्योंकि अब जब हम ये पूरा प्रोडक्शन करेंगे, अगर हम क्लीन एनर्जी के थ्रू हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए हमें क्लीन एनर्जी को लेकर आना होगा। इसलिए हमें हाइड्रो पावर प्लांट्स और जो विंड एनर्जी प्लांट्स हैं, है ना, और सोलर पावर प्लांट्स हैं, इसके लिए हमें इसको स्टैब्लिश करना होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। चौथी बात, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते भी हैं तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर उसकी यहाँ पे डिमांड भी होनी चाहिए, है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम प्रोडक्शन करते रहे बट उसकी यहाँ पे डिमांड ही ना हो तो उसका कोई यूज रहेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर उस चीज की यहाँ पे डिमांड भी इंक्रीज होनी जरूरी है। ओके, देखिए इसमें पहली 5 प्रायोरिटीज रखी गई हैं। क्या क्या है पहली 5 प्रायोरिटीज, पहली प्रायोरिटीज की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना होगा, डोमेस्टिक जो हमारे चैलेंजेस की जो हम बात कर रहे हैं, तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, डोमेस्टिक डिमांड है, वो थोड़ी क्रिटिकल है ना। इफ वी आर नॉट बिग प्लेयर डोमेस्टिकली, वी आर नॉट बी मेजर प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको यहाँ पे बढ़ाना होगा, है ना। अगर डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो इंटरनेशनल मार्केट में भी उस चीज की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। अब देखिए डोमेस्टिकली, अरे इंडिया में उस चीज की अगर ज्यादा डिमांड है तो जो इंटरनेशनल स्फेयर है, इंटरनेशनल मार्केट्स है, वहां भी क्या होगा, उसकी जो डिमांड है उसकी बढ़ेगी। तो इसी के चलते यहाँ पे एक मिशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, साइट। आपको यहाँ पे ये याद रखना, साइट क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, जिसमें कितना 5 साल के लिए यहाँ पे 13,000 करोड़ रुपीस क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट सपोर्ट, मतलब कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सेकंड क्या है, इंडिया कैन बी
इंडिया कैन बी अट्रैक्टिव डेजिग्नेशन फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंडिया क्या है, एक अट्रैक्टिव डेजिग्नेशन बन सकता है, किसके लिए, फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। मतलब कि यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें उसका जो ट्रांसपोर्ट है उसका बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना होगा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तभी यहाँ पर क्या होगा, जो हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है इंडिया में, उसमें यहाँ पे उसको हम आगे ले जा सकते हैं। थर्ड इसमें क्या बात की, साइड फंड्स ऑफर 4,500 करोड़ टू सपोर्ट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग अंडर द परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब यहाँ पे हमने साइट की बात करी तो इस साइट में ही कितना 45,000 करोड़ रुपीस क्या किया गया है, इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। किस लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी क्या करना है, इन्हांस करना होगा। जो इलेक्ट्रोलाइजर्स टेक्नोलॉजी है उसको इन्हांस करेंगे तभी तो यहाँ पर क्या होगी, हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है वो कर पाएंगे क्लीन एनर्जी के थ्रू। तो इसमें साइट के थ्रू क्या किया गया है, 4500 करोड़ रुपीस यहाँ पे एज अ सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड प्रायोरिटी ये होगी। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्या है, एस्टैब्लिश बायलैटरल पार्टनरशिप टू डेवलप रेजिलेंट सपोर्ट चेन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे साथ अभी अगर हम बात देखें तो हमें क्या करना, जो वेरियस कंट्रीज है यहाँ पर उनके साथ उनका एक बायलैटरल पार्टनरशिप की जरूरत है, ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकें, एक रेजिलेंट सप्लाई चेन को डेवलप कर सकें, है ना। सप्लाई चेन यहाँ पे जब डेवलप होगी, फाइनेंस यहाँ पे अच्छी आएगी, इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा, तभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन है, क्लीन एनर्जी की तरफ हम जो मूव कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं अपना। तो इसमें मेनली अगर हम ग्लोबली देखें तो 63 बायलैटरल पार्टनरशिप है यहाँ पर। मेनली कौन कौन देखिए, हमने जर्मनी की बात करी, अभी नेक्स्ट लास्ट प्रीवियस आर्टिकल में ही हमने जर्मनी की बात करी कि हम यहाँ पे क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए हमने उनके साथ पार्टनरशिप करी। साउथ कोरिया और जापान, तो इनके साथ यहाँ पर क्या है, हमारे बायलैटरल पार्टनरशिप है, जिसमें हम मेनली किसमें फोकस कर रहे हैं, ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ। फाइनल अगर हम देखें तो इंडिया मस्ट कोऑर्डिनेट विद मेजर इकोनॉमीज टू डेवलप रूल्स फॉर अ ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम एक वर्ल्ड में देखें तो यहाँ पर कोई भी ग्लोबल फ्रेमवर्क नहीं है, है ना। एक कॉमन ग्लोबल फ्रेमवर्क यहाँ पर क्लीन एनर्जी को लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर क्या जरूरत है हमें कि जो मेजर इकोनॉमीज हैं, है ना, जितने भी यहाँ पे मेजर इकोनॉमीज हैं वो क्या करें, कोऑर्डिनेट करें और यहाँ पे ग्लोबल क्लीन हाइड्रोजन के लिए, है ना, यहाँ पर क्या लेकर आए, एक रूल्स डेवलप करें, यहाँ पे रूल्स को डेवलप करें। ओके, क्योंकि देखिए अब इंडिया के पास यहाँ पे चांसेस भी, इंडिया के पास एट प्रेजेंट यहाँ पे G20 की प्रेसिडेंसी है, तो यहाँ पे इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी कि वो क्या कर सकता है, यहाँ पे ग्लोबल क्लीन हाइड्रोजन इकोनॉमी के जो रूल्स है उसको यहाँ पे क्राफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो द रूल्स मस्ट एड्रेस ऑपरेशनल थ्रेट्स, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस एंड स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स। इंडिया शुड प्रमोट अ ग्लोबल नेटवर्क ऑन ग्रीन हाइड्रोजन वेयर विच कंपनी कुड कोलैबोरेट। तो यहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पे जो उसका नेटवर्क है उसको प्रमोट कर सकता है, ग्लोबल नेटवर्क में प्रमोट कर सकता है, जिससे कि जो कंपनीज होंगी, है ना, वेरियस यहाँ पे कंपनीज होंगी, प्राइवेट फैक्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे साथ में। अगर क्योंकि हमें यहाँ पर उनका कोलैबोरेशन बहुत ही ज्यादा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उनकी बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, तो इंडिया वेल पोजिशन टू शो लीडरशिप इन आवर कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड दैट ऑफ द प्लान। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छी क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्लोबल क्लीन हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए रूल क्राफ्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें एक चीज और कही गई है कि इंडिया क्या है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। क्या है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। आप सभी को पता है जितनी भी हमारी मेजर इंडस्ट्रीज है, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, है ना, यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, यहाँ पर मेनली आप कह सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है इनका यहाँ पे कोल और पेट्रोलियम का यूज किया जाता है ना, क्योंकि वहां पे इनको बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है, जो कार्बन है उसका ज्यादा यहाँ पर एमिशन होता है, कार्बन का एमिशन होता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम स्टील में क्या करते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर हम ग्रीन स्टील को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, है ना, जिसकी यहाँ पे अगर हम कॉस्ट देखें अगर इंटरनेशनल मार्केट में तो वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है हम जो मास लेवल पर ही कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो सकता है, इफेक्टिव साबित हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एनालाइजिंग द पोस्ट पेंडेमिक इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स रिकवरी। अब देखिए पेंडेमिक के पहले
यहाँ पर कुछ कंडीशन रही होगी हमारी इकोनॉमी की, ठीक है। हमारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से आप सभी को पता है डिप्रेशन में एक तरीके से चली गई थी। पेंडेमिक के बाद यहाँ पे हमने क्या करी है, रिकवरी करी है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि मतलब कुछ नंबर रहा होगा। तो यहाँ पर पोस्ट पेंडेमिक के बाद इंडियन इकोनॉमी ने कैसे रिकवरी करी है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो देखिए मेनली इसमें क्या है, इसमें पूरा ये चार्ट दिया गया किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है, अगर हम देखते हैं 21 Q3 फिर Q3 में किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी ग्रोथ है उसके बारे में बताएगा। बट मेनली फोकस ये है कि देखिए इकोनॉमी में रिकवरी किस तरीके से होगी। पेंडेमिक के टाइम पर यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, है ना, वो सारी बंद हो गई थी। इंडस्ट्रीज के बंद होने से यहाँ पे प्रोडक्शन रुक गया था जिसके कारण से जो चीज़ें थी उसकी डिमांड यहाँ पर थोड़ी बढ़ी। डिमांड बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमी है वहाँ पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला। डिमांड बढ़ी बट उसका जो प्रोडक्शन है वो कम था। प्रोडक्शन कम होने के कारण उस प्रोडक्ट की जो थी, आप कह सकते हैं उसका जो रेट था, उसका जो डिमांड था वो ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिर जब इंडस्ट्रीज खुली तो यहाँ पे उस चीज का प्रोडक्शन हुआ। अब यहाँ पर हम क्या हो रहे हैं, एक तरीके से लाइन पर आ रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन यहाँ पर अब हो रहा है और डिमांड भी इतनी ज्यादा नहीं। तो देखिए किसी भी इकोनॉमी की अगर हम कंडीशन देखें, यहाँ पे मेनली ये बताया गया है कि अब ये सिर्फ इतना पैरा परी है। इसमें क्या है, विद द ऑब्सेशन एंड resurgence of inflation targeting by central bank, it is more likely that the one way the interest rate are moving, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर मेनली फोकस करें कि हमें इन्फ्लेशन जो हमारा इतना ज़्यादा पेंडेमिक के टाइम पे इंक्रीज हो गया था, इवन हम 9.9 and 10% पर यहाँ पर जो हमारी इन्फ्लेशन रेट थी उस टाइम पर थी, हमें उसको क्या करना है, मतलब कि कब करना है, उसको कम करना है। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो हमारा अभी भी 6.5 जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो चल रहा है। बट इसको अगर हम जो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रही है, वेरियस यहाँ पे जैसे कि रेपो रेट है उसको यहाँ पे बढ़ा रही, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको यहाँ पे बढ़ा रही, ताकि क्या हो, जो मनी का सप्लाई है मार्केट में वो कम होगा। मनी का सप्लाई कम होगा तो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, है ना। यहाँ पे इन्वेस्ट कम होगा तो थोड़ी जो इन्फ्लेशन रेट होगी वो यहाँ पर कम होगी। ओके, तो इसमें मेनली ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस इसमें यही एनालाइज किया किस तरीके से किसी भी इंडियन इकोनॉमी की यहाँ पे रिकवरी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स एज प्रायोरिटी इन द G20 में, इसमें आप सभी को पता है इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है। तो इसमें मेनली क्या है, व्हाई शुड मल्टीलैटरलिज्म वी गिवन इंपॉर्टेंस इन टुडेज ग्लोबल ऑर्डर। यहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म है ना, उसको यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जा रही है आज के वर्ल्ड में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, The G20 Task Force on Towards Reform Multilateralism aims to construct a roadmap for multilateralism 2.0 at the G20। अब ये जो हमारा G20 समिट हो रहा है इसमें यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, एक मल्टीलैटरलिज्म 2.0 का एक रोड मैप यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है। अब इसमें हमें जो नेशंस है उनको क्या क्या ग्लोबल लेवल पे क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो देखिए मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस नेशन फेस टुडे आर ग्लोबल इन नेचर एंड रिक्वायर ग्लोबल सॉल्यूशन, ठीक है। जितने भी नेशन है उनके अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो कहीं ना कहीं वो क्या है, सारे सेम है, सारे सिमिलर हैं। उसके लिए हमें क्या जरूरत है, ग्लोबल सॉल्यूशन की जरूरत है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, मैक्रो इकोनॉमी, इंस्टेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी कैन इंडीड ओनली बी सॉल्व कलेक्टिवली। तो ये जो हमारे चैलेंजेस हैं, ये जो इश्यूज हैं, इसको जब तक हम साथ में नहीं आएंगे तब तक ये चैलेंजेस को हम यहाँ पे एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, इनको हमें कलेक्टिवली साथ में आकर ही सॉल्व करना होगा। To fix the malaise with the multilateralism, G20 need to devise multiple solutions. Currently, the multilateralism reform narrative lives only in elite circle and some national capitals, particularly the emerging power. Therefore, G20 should first focus on setting proper narratives for multilateral reforms. तो यहाँ पे मेनली हमें multilateral reforms लेकर आना होगा, है ना, तो G20 नेशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, देखिए रशकुल्या सैंड सीम्स टू विद ऑलिव रिडले टर्टल्स। अब यहाँ पे देखिए उड़ीसा में जो बीच है गंजम विटनेस रिकॉर्ड मास नेस्टिंग ऑफ 6.37 लाख टर्टल्स दिस ईयर। एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मेड कंडीशन फेवरेबल सेज ऑफिशियल्स। अब यहाँ पे जो आप सभी को पता है जो नेस्टिंग टाइम होता है ऑलिव रिडले टर्टल का, वो कब होता है, फेब और मार्च में होता है ना। और यहाँ पे क्या है, मास लेवल पे क्या की गई है, नेस्टिंग देखी गई है। इस टाइम पे 6.37 लाख जो टर्टल्स हैं, इस रिकॉर्ड अभी तक की जो रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड आया उसमें 6.37 जो टर्टल्स है उनका रिकॉर्ड किया गया कि उनकी मास लेवल पर यहाँ पे क्या है, नेस्टिंग हुई है, ठीक है। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया है कि इस टाइम पर मतलब कि जो हमारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं जैसे कि साइक्लोन, टाइफून्स वगैरह, तो इस तरह की कंडीशंस नहीं थी और मतलब कि उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन थी, जिसके कारण हमें यहाँ पर
मास लेवल पर इन टर्टल्स की नेस्टिंग हमें फेस देखनी मिली। इसमें अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो टर्टल्स हैं ये 2 मार्च के बाद से भी इनकी हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी भी वो हैं वहां पर आ रहे हैं और नेस्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल फाउंड इन द वर्ल्ड। ये क्या है, ऑलिव रिडले टर्टल सबसे ज्यादा मतलब कि वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट टर्टल है। इनका जो कलर होता है वो ऑलिव कलर होता है, इसलिए इनको ऑलिव रिडले टर्टल कहा जाता है। दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड एरिबड़ा, where thousands of females come together on the same beach to lay eggs। अब ये मेनली पॉपुलर किस लिए हैं, इनकी जो नेस्टिंग होती है वो मास लेवल पर होती है। जितनी भी फीमेल टर्टल्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ फीमेल टर्टल्स एक साथ आती हैं और बीच में वो क्या करती हैं, एग्स को ले करती हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मेनली ये जो वार्म वाटर्स होते हैं पैसिफिक और अटलांटिक इंडियन ओशन में मेनली वहाँ पाए जाते हैं। ओडिशा में गाहिर माता मैराइन सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड लार्जेस्ट रूकरी कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल्स। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपके लिए फैक्ट याद हो जाता है कि ओडिशा में जो गाहिर मरीन सेंचुरी है ना, यहाँ पे बहुत ही लार्ज लेवल पर जो सी टर्टल्स होते हैं उनकी यहाँ पे नेस्टिंग होती है। तो देखिए आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, यहाँ पे ये महानदी रिवर है, ये ऋषिकुल्या रिवर है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही मास लेवल पे क्या देखने को मिली है, इन टर्टल्स की नेस्टिंग देखने को मिली। तो ये देखिए इस तरीके की ये दिखते हैं। थ्रेट क्या है, ह्यूमन कंजप्शन। इनका क्या होता है, इनकी पोचिंग बहुत मास लेवल पे की जाती है। इनका जो मीट और शेल होता है इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए ह्यूमन कंजप्शन के कारण इसमें ये पहला थ्रेट है। दूसरा जो मैराइन पॉल्यूशन और वेस्ट के कारण यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण इनके जो हैबिटेट है उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, फिशिंग ट्रैवलर्स, यहाँ पे क्या होता है जैसे कि यहाँ पर जो फिशर्स होते हैं वो यहाँ पे रूल्स को नहीं मानते, रूल्स को यहाँ पे तोड़ देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कभी कभी ये नेट में फंस जाते हैं और इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। दे वर इंजरी मार्क्स मैनी हैड डेड टर्टल्स इंडिकेटिंग दे कुड हैव बीन ट्रैप्ड अंडर द ट्रॉल्स और जिल नेट। तो मतलब बहुत सारे हमने यहाँ पे टर्टल्स को जब देखा तो उनकी उनके जो डेड टर्टल्स थे तो उनकी जब इंजरीज को यहाँ पे चेक किया गया तो इसके थ्रू ये पता गया कि वो क्या थे, जो गिल नेट्स होते हैं उसमें वो फंस गए थे, जिसके कारण उनकी हमें डेथ यहाँ पे दिखाई देती। ओके, यहाँ पे अगर हम इनका स्टेटस देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, किसमें, वल्नरेबल की कैटेगरी में। नेक्स्ट मूव करते हैं, अनसर्टेनिटी ओवर रिलीज ऑफ मनरेगा फंड्स फॉर बंगाल एज टसल विद सेंटर गोज ऑन। अब यहाँ पे हमने ये मनरेगा के टॉपिक ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब इसमें क्या है कि मनरेगा के अंडर सेक्शन 27 है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्वोक किया। तो वो क्या कहता है सेक्शन 27, द एक्ट सेज द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग द इशू ऑफ इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड guaranteed under this act in respect of any scheme in prima facie satisfy that there is a case cause an investigation into a complaint made by any agency designated by it and if necessary order stoppage of the released of fund of the scheme। तो यहाँ पे सेक्शन 27 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वोक किया है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्कर्स हैं अगर हम उनका देखें तो टोटल देखें तो यहाँ पर 7500 करोड़ रुपीस जो है सेंटर यहाँ पे ओ करता है, किसको, वेस्ट बंगाल को। मतलब कि यहाँ पे 10 से 18 महीने तक की जो वेजेस हैं वो वर्कर्स को नहीं दी गई हैं। अभी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब इसी के चलते यहाँ पे सेक्शन 27 इस मनरेगा एक्ट के अंदर यहाँ पे सेक्शन 27 है, इसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्वोक किया। अभी सेक्शन ये कहता है कि अगर फंडिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इनप्रॉपर यूटिलाइजेशन की कोई ऐसी कंप्लेन आती है ना, फंड को मतलब प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया गया, तो इस एक्ट के अंदर भी क्या कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फंड्स को यहाँ पे स्टॉप कर सकती है ना। तो इसको यहाँ पे वो करा गया। अब इसी के चलते यहाँ पे ये डिमांड हो रही है कि किस तरीके से अब जो ये वर्कर्स हैं, तो देखिए द वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन मीनवाइल hoping that the issue would be resolved at the earliest. Each year 10% of the total मनरेगा बजट it allocated to वेस्ट बंगाल। अगर हम वेस्ट बंगाल में देखें तो उनका टोटल 10% वो क्या करते थे, वेस्ट बंगाल के बजट में वो 10% मनरेगा को देते थे। बट इतना ज़्यादा यहाँ पे क्या हो चुका है, आप कह सकते हैं कि डेप्ट हो चुका है वेस्ट बंगाल में कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बिना सपोर्ट के यहाँ पर वेस्ट बंगाल की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पे जो वर्कर्स थे उन्होंने 18 महीने तक मतलब कि 100 दिन का यहाँ पे धरना भी रखा था। ठीक है, जिसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पे अंडर जो मनरेगा के अंदर सेक्शन 27 है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वोक किया है। ओके, तो यहाँ पे सेंटर कितना ओ करती है, 7500 करोड़ रुपीस यहाँ पे सेंटर ओन करती है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, सेंटर गिव्स नोट्स टू स्टेट टू ऑथेंटिकेट आधार ऑफ प्रिजनर्स। यहाँ पे सेंटर ने क्या कर दिया है,
जो प्रिजनर्स के आधार है उसको स्टेट को यहाँ पे नोट दे दिया है कि वो क्या कर सकते हैं, जो प्रिजनर्स का आधार है उसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो द एक्सरसाइज विल बी अंडरटेकन फॉर इनमेट्स ऑन अ वॉलंटरी बेसिस टू ईज एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट सच एज हेल्थ स्कीम एंड वॉलंटरी। अब देखिए यहाँ पे जो आधार है, यहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स होंगे तो उनको आधार उनका ऑथेंटिकेशन करवाया जाएगा, है ना, और उसके थ्रू क्या हो जाएगा, जो वेरियस बेनिफिट्स हैं जैसे कि हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, और भी यहाँ पे जैसे कि लीगल रिफॉर्म मेजर्स, हेल्थ स्किलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटरव्यू, ठीक है, और रिलेटिव लीगल एड, तो ये सारे जो स्कीम्स हैं, मतलब कि जो फैसिलिटीज हैं उनके लिए वो क्या होंगे, इंटाइटल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये भी बात की जा रही है कि अगर हर प्रिजनर्स का यहाँ पे क्या होगा, आधार के अंदर ऑथेंटिकेशन होगा, तो उनकी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस हैगी उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय इनरोलिंग प्रिजनर्स टू आधार, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डे टू डे प्रिजनर्स एडमिनिस्ट्रेशन सच एज प्रोडक्शन बिफोर कोर्ट, रिटर्न टू प्रिजनर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ फैसिलिटीज, शिफ्टिंग टू हॉस्पिटल outside the campus, interviews, legal aid, payroll, temporary release mechanism, education, vocational training, release of prisoners etc. could be regulated, the ministry had said। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, अच्छे से रेगुलेट हो सकेंगी अगर हम प्रिजनर्स का यहाँ पे क्या कर सकेंगे, आधार से उनका पूरा ऑथेंटिकेशन कराएंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।